Good evening, class. In the previous class of your chemistry, we were studying the chapter 4 chemical bonding and molecular structure. Okay, and we have completed our topic molecular orbital theory. And as I have told you that only two topics are remaining: inert pair effect and hydrogen bonding. तो let us discuss कि inert pair effect क्या होता है. ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? inert pair effect. ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि जब हम किसी भी ग्रुप में नीचे आते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी भी ग्रुप में नीचे आते हैं, जैसे कि जस्ट सपोज कि हम नाइट्रोजन से जा रहे हैं, नाइट्रोजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, फिर फॉस्फोरस की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +5, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है, एंड उसके बाद जब हम और नीचे आते हैं, जब बिस्मथ तक जाते हैं, तो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाती है। जबकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं, हमारा न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इट मींस दैट द कैपेबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस से लेस बाउंडेड है, तो उनकी कैपेबिलिटी क्या होती है? वो जल्दी से जल्दी लूज करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो यदि हम उस बेसिस पे स्टडी करें, तो ये पाया गया है कि नाइट्रोजन तो +3 देता है, ठीक है, फॉस्फोरस +5 दे रहा है, आर्सेनिक +5 +3 दोनों दे रहा है, लेकिन बिस्मथ मैक्सिमम टाइम क्या करता है? ये +3 देता है। इसकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी वजह यह है कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने के लिए न्यूक्लियस को रोकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। कि द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स creates a resistance to the nuclear charge which is being experienced by the outermost electron, ठीक है, तो उसको रोकते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि s ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत अच्छी शील्डिंग करते हैं, फिर p के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े वीकर हो जाते हैं, डी के और वीकर, और एफ के मोस्ट वीकर होते हैं। तो जब हम नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक जाते हैं, ये बात सिर्फ नाइट्रोजन से बिस्मथ तक की नहीं है, ये जितने भी ग्रुप हम पढ़ते हैं पी ब्लॉक्स वाले, ये उनके सारे की सारी ये कहानी बैठती है या फिर ये फंडा अप्लाई होता है। इट मीन कि जब हम नीचे आते हैं, तो जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ तक आते आते डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक आते आते डी और एफ दोनों के फुलफिल होना शुरू हो जाते हैं। इट मींस द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्युपाइड आर ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो जितने ज्यादा डी और एफ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना कम मेरा न्यूक्लियर चार्ज रोका जाएगा। क्योंकि देखूं अगर मैं, तो इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 6, ये 10 और ये 14 इलेक्ट्रॉन, यानी ज्यादा स्पेस कौन खा रहा है? डी और एफ। यानी इनकी जो शील्डिंग पावर है वो बहुत वीक है। इट मींस कि न्यूक्लियस का क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा कनेक्शन शो करता है। ड्यू टू विच जो साइज हम एक लीनियर पढ़ते हैं कि एटॉमिक साइज हमारा डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो वो हमको वो ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, थोड़ा सा ट्रेंड क्या होता है? बदल जाता है। यानी जिस रेशियो में साइज बढ़ना चाहिए उस रेशियो में साइज इंक्रीज नहीं होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड हो जाते हैं, और जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिलनी चाहिए, हमको वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है कि जब हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं किसी भी पीरियड में, डाउन दी ग्रुप जाते हैं किसी भी ग्रुप में, तो जो हमारी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम होती जाती है। इट मींस हमको जो मिलनी चाहिए, हम जो एज्यूम करके चलते हैं वो नहीं मिलके हमको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? कम मिलती है। उस इफेक्ट को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो इसकी थ्योरी आपके बुक में दी गई है, जिसको आप स्टडी करिएगा, एंड यू मस्ट राइट दिस थ्योरी इन योर पेयर कॉपी। तो होप क्लास दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द लास्ट टॉपिक of your chapter 4 is hydrogen bonding। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है बिना, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O, उसी प्रकार दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है H2O। तो ये पाया गया कि ए वाला जो हाइड्रोजन है और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है, इनके बीच में एक पार्शियल अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है।
एक पार्शियल अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्ट करता है। यानी जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये एक देखोगे तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, उसी प्रकार 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब इसके बारे में स्टडी किया गया तो 2 कंडीशंस होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए। पहली कंडीशन, तो टोटल 2 कंडीशन पे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो पहली कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन जिस एलिमेंट के साथ अटैच्ड है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। हाइड्रोजन जिस एलिमेंट के साथ अटैच्ड है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। सेकेंड, हाइड्रोजन जिस एलिमेंट के साथ अटैच्ड है उसका साइज स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल एटॉमिक रेडियस। अगर ये दोनों कंडीशन हमारे फेवर में है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इस दोनों कंडीशन को नजर रखते हुए या इस दोनों कंडीशंस को कंसिडर करते हुए केवल ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, तो वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। केवल यही 3 एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को जब डेफिनेशन आए तो आपको लिखना पड़ेगा कि व्हेन द 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देयर एग्जिस्ट अ बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द अनदर एटम इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशन फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज दैट an element attached with the hydrogen must be highly electronegative and element attached with the hydrogen must have a smaller atomic radius। तो ऐसे केवल 3 एलिमेंट्स हैं क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एंड नाइट्रोजन जो होता है फोर्थ मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्लोरीन तो थर्ड मोस्ट है, वो क्यों नहीं बनाता है? तो क्लोरीन तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है पर उसकी साइज स्मॉलर नहीं होती है, उसकी साइज क्या होती है, लार्जर होती है। तो जिसकी वजह से वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। तो कैसे कैसे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है तो देखते हैं। तो यूजुअली हमने पढ़ा है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। वाटर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। यानी ये पार्शियली निगेटिव होता है, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये भी पार्शियली पॉजिटिव। अगर ऐसे ही दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आ जाए, ठीक है, ये पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, ये मैंने पढ़ाया हुआ है डाइपोल डाइपोल मूवमेंट वाला कि ऑक्सीजन क्या है, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो जब भी ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो ये क्या करता है, पार्शियली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे डाइपोल क्रिएट होता है, ये पार्शियली निगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। तो इसके पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियली निगेटिव ऑक्सीजन के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। वैसे अगर मैं देखना चाहूं HF के बीच में, HF, ठीक है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के इसको पार्शियल पॉजिटिव, इसको पार्शियल निगेटिव, इसको पार्शियल पॉजिटिव, इसको पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव। तो इस हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी प्रकार इसके बीच में भी एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेसिकली ऐसे अमोनिया में भी एग्जिस्ट करेगा। पर इसका फंडा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि वाटर का जो एवरेज बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था उससे थोड़ा सा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी बात, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल अगर आता है तो वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि वाटर भी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर पोलर के साथ क्या होता है, डिसॉल्व होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये मैंने बताया था, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टोटल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरमोलिकुलर और एक होता है इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है ये इंटरमोलिकुलर का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है ये,
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल है। यानी जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, यानी ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, उसी प्रकार ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहलाती है? जब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सेकेंड जो है मेरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो कुछ ऐसा है, इंट्रामोलिकुलर। एक एसिड होता है सैलिसिलिक एसिड, जिसका शेप कुछ ऐसे रहता है, OH C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि ये जैसे अगर मैं इसको अलग से लिखूं ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ये पार्शियली निगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है तो ये भी क्या हो जाएगा? पार्शियली निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगी है। किसके बीच में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं, OH N डबल बॉन्ड O। तो जैसे ये पार्शियली निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, तो इसके बीच में क्या बनने लग गया? बॉन्ड बनने लग गया। तो जब सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लग गया, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लास little bit I am confused whether it is called intramolecular or intermolecular। तो प्लीज आप इस थ्योरी को बुक से अच्छे से पढ़िएगा कि इंटरमोलिकुलर क्या है और इंट्रामोलिकुलर क्या है। कॉन्सेप्ट दोनों का वही है, सिर्फ आपको वर्ड्स बदलने हैं, इंटर या इंट्रा। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट गाइस, बिकॉज आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज रिगार्डिंग दैट पढ़ाते। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है, किस मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रेजेंस होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? साथ ही साथ दो प्रकार के होते हैं, इंटर और इंट्रा, जिसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में भी बन सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। सो क्लास, हियर योर चैप्टर 4 ओवर्स फाइनली। ठीक है, चैप्टर 4 में हमने बहुत कुछ पढ़ा। पहले लुईस स्टोट स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर वेस्पर थ्योरी पढ़ा, फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन एंड देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर्स। ठीक है, चैप्टर 5 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी अनाउंस किया था कि हम अपना चैप्टर 5 क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर। आपको इसमें स्टेट ऑफ मैटर्स में आपको पता है कि एक मैटर जो होता है 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि सॉलिड के पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड मास होता है, लिक्विड के पास फिक्स्ड मास होता है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, और गैस के पास ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स्ड मास होता है। फिर से, सॉलिड के पास फिक्स्ड मास एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड के पास फिक्स्ड मास होता है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, और गैस के पास ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम ना ही फिक्स्ड मास होता है। ये तो हम पढ़ते थे छोटे में। ठीक है, पर इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस हम जानते हैं, इनके में दो वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे। एक है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमको ये दो टॉपिक से इनकी डिफरेंस को समझना है। कैसे? कभी भी दो पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इनके बीच में हमेशा कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं? कंप्लीटली बाउंडेड रहते हैं। यानी इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे अभी एक हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? एक प्रकार से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता तो क्या होता? लंडन फोर्स है एक, वो हो सकता था, वीक डिस्पर्शन फोर्स है वो हो सकता था, या वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हो सकता था। यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में
मैं सिर्फ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। मॉलिक्यूल्स के बीच में लंडन फोर्स भी हो सकता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, या वीक डिस्पर्शन फोर्स भी हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या रहते हैं, ये एक दूसरे से क्या रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं। तो इस बेसिस पे सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंशिएट किया जाता है। तो सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी इनके बीच में इतना स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जिनको तोड़ पाना काफी ज्यादा कठिन है। जबकि लिक्विड के केस में क्या होता है, मिनिमम होता है। मिनिमम होता है यानी सभी लिक्विड के पास क्या होती है, फ्लो करने की कैपेबिलिटी होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। तो सॉलिड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, लिक्विड के केस में मिनिमम, और गैसेस के केस में नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं कि यहाँ होता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, ठीक है। तभी तो गैस के पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि वो कहीं भी फ्लो करके जा सकता है, यहाँ वहां कहीं भी, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो सॉलिड के पास मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये एक फिक्स जगह पे बाउंडेड रहता है कि अगर आज एक जगह में कहीं पे भी बुक्स रख के चला जाऊं, एक साल बाद आऊं, तो वो बुक वहीं की वहीं रखी रहती है, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं लिक्विड को छोड़ दूं तो लिक्विड कुछ समय तक वहां रहेगा, उसके बाद फ्लो का या एवोपरेट कर जाएगा। और गैस के केस में क्या है, उसको पल भर के लिए रखो, वो उड़ के चला जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में। अब जो सेकेंड पॉइंट था मेरा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, यानी ये जो दो पार्टिकल्स है इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इनके बीच में डिस्टेंस। तो सॉलिड के केस में जो डिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। आप लोग इसको पॉइंट बाय नोट डाउन करते रहिएगा कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है और ये डिस्टेंस का पॉइंट है। तो सॉलिड के केस में क्या होता है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता है दो पार्टिकल्स के बीच में। दो पार्टिकल्स आपस में इतने क्लोज होते हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस रहता ही नहीं है। लिक्विड के केस में क्या रहता है, मिनिमम रहता है, कि तभी इनके पास क्या रहता है, लिक्विड के पास फिक्स वॉल्यूम नहीं रहता है, तो उसको कोई भी शेप दे दो वो ऑक्यूपाई कर लेगा। उसको चाहे ग्लास का शेप दे दो, जार का शेप दे दो, स्ट्रॉ का शेप दे दो, वो कोई भी शेप ऑक्यूपाई करने के लिए रेडी रहता है। जबकि गैसेस के केस में मैक्सिमम रहता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि अगर दो मॉलिक्यूल मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या रहता है, इसकी फ्लो करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सॉलिड के पास फ्लो करने की कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, लिक्विड के पास थोड़ी बहुत रहती है, और गैसेस के पास मैक्सिमम रहती है। तो इस बेसिस पे हमको इस बार अगर आपके पास आता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफरेंशिएट करके दिखाओ, तो आप किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल डिफरेंशिएट द बोथ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। ओके क्लास, तो अब हमको पढ़ना है कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पहले हम एक ब्रीफ जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ये चैप्टर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है आपका गैसेस पार्ट एंड सेकंड पार्ट है आपका लिक्विड पार्ट। सॉलिड जो है वो हम नेक्स्ट ईयर क्लास 12 में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है हमारा सॉलिड हिस्ट्री। तो गैस में हमको क्या क्या पढ़ना है, हमको गैस की कुछ प्रॉपर्टीज, उसके कुछ लॉस पढ़ने हैं कि कौन कौन से लॉस गैस में अप्लाई होते हैं, कौन कौन से वेरिएशंस ये दिखाता है, कैसे कैसे वेरिएशंस दिखाता है, कैसे कैसे इसकी प्रॉपर्टीज रहती है, एंड उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। लिक्विड आपके में बहुत छोटा दिया हुआ है, सॉरी क्लास, लिक्विड आपके में बहुत छोटा दिया हुआ है। इसमें केवल 3 टॉपिक है, एक है सरफेस टेंशन, एक है वेपर प्रेशर, और लास्ट है आपका विस्कोसिटी। केवल लिक्विड में आपको इतना ही पढ़ना है। देखिए इस गैस वाली प्रॉपर्टीज में हमको बहुत कुछ अभी स्टडी करना है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी हैव टू लर्न ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल। ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यानी जो भी हमने पढ़ा ना, वीक लंडन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिस्पर्शन फोर्स, वो कैसे कैसे वेरी करता है, कैसे कैसे उसकी प्रॉपर्टीज रहती है, तो जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे अपकमिंग क्लासेस में। सो आज आप अपना चैप्टर 4 अच्छे से कंप्लीट करिए। चैप्टर 5 पे जो भी मैंने आपको समझाया है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि आगे भी बहुत काम में आएगा। एंड देन वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर 5 वेरी ब्रीफली इन अवर नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस। तो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड स्टडी वेल।